सो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पंडित्स का जो लाइव मॉक नंबर 4 है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मतलब इन्फॉर्मेशन तो क्या बोलेंगे, मतलब ऐसा है कि मतलब आप लोग जैसे ये बता देना कि अभी जैसे एनटीपीसी के लिए मतलब अपन कुछ कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो मतलब ये बताना कि मतलब जैसे डेली का एक मॉक रखें अपन सिंप्लीफाई करना एनटीपीसी के पर्पज से, या फिर टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स को अपन कर लेते हैं कि जो मतलब एक तरीके से हॉट टॉपिक्स बोल सकते हैं अपन, जो इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक वाइज ऐसा नहीं है पूरा चैप्टर, टॉपिक वाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो अपन कवर कर लेते हैं। तो मतलब जो भी आपके मन में हो वो मतलब आराम से कमेंट कर देना, देख के अपन उस चीज को फिर स्टार्ट कर लेंगे। या तो कल से ही स्टार्ट हो जाएगा लगभग, बता देना जो भी बात है वो, ठीक है। अभी अपन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। क्या बता रहे हैं भाई कि इफ अ कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल 45 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी जो कोड है वो सर्कमफ्रेंस पे 45 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। देखो, मैं बिना पेन चलाए बिना सोचे बिना एक चीज तो पक्का बता सकता हूं कि अगर सर्कमफ्रेंस पे 45 डिग्री है मतलब सेंटर पे 90 डिग्री होगा। देखो, मतलब दो तरीके की, अब यहाँ पे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स होंगे जो बाइफरकेट डिवाइड हो रखे होंगे। एक वो जो मतलब काफी कुछ जानते हैं, उनको सिर्फ एक ऐसा है कि ट्रिक देखनी है या फिर मेथड ऐसा देखना है जो वो मतलब जल्दी कर पाए क्वेश्चंस को। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब एकदम से बेसिक जाननी है, तो प्लीज देखो, जो चीज आपके काम की नहीं उसको स्किप कर दिया करो, जो काम का लगे वो सुन के निकलिया करो, ठीक है। बाकी तो रिवीजन ही हो रहा है तो कोई सच बात नहीं है, 30 35 40 मिनट में अपना लगभग खत्म हो ही जाता है। देखो, तो एक मतलब छोटी सी प्रॉपर्टी थ्योरम बोल सकते हैं सर्कल की होती है कि सर्कल के अंदर कोई भी कोड या फिर आर्क जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जितना भी एंगल सबटेंड करता है ना थीटा, उससे सेंटर पे वो हमेशा डबल यानी 2 थीटा सबटेंड करेगा। तो ये यहाँ पे बोला है कि भाई जो एक सर्कल का कोड है वो 45 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है भाई, ये 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली सेंटर के ऊपर ये क्या कर देगा, फिर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल और लेंथ ऑफ द कोड। भाई एक नॉर्मल सा दिमाग लग पा रहा है कि मैंने जैसे ही देखा कि ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, क्योंकि देखो यहाँ टच हो रही है, यहाँ टच हो रही है, ठीक है ये, और इसको अपन कोड यानी सी बोल देते हैं। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं 90 डिग्री की वजह से, यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो बन जाएगा 2r स्क्वायर, बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर के। रूट लूंगा तो √2r बराबर सी आ गया। मेरे को डायमीटर निकालना है एक तो रेडियस का दुगना होगा वो, तो यानी 2r आ जाएगा। और मेरे को लेंथ ऑफ कोड लेनी है, वो है √2r। इन दोनों का ही तो मुझे रेशियो बताना है। r से r गया, इन दोनों को भी काटेंगे, ये इसको √2 टाइम्स काट देगा, यहाँ 1 आ जाएगा। आंसर जो है वो ये वाला ऑप्शन आ गया। वेरी इजी, मतलब कोई क्वेश्चन में ऐसी चीज बात नहीं थी जो मेरे को सोचने पे मजबूर करे, बहुत इजी था। सेकंड नंबर पे आओ। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द सम ऑफ रुपीज इतना फॉर 7 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट 2% दे रखा है और ईयरली कैलकुलेट कर रहा है। ऐसा ही तो बहुत ईजी होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है PRT बटे में 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, और अगर अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कर दो। वैल्यू रखो, इसके अंदर डायरेक्टली आंसर आएगा। प्रिंसिपल है 8760, उसमें अपन को 2% की रेट लगानी है 7 साल के लिए और बटे 100, लेकिन ये सिर्फ ब्याज देगा। मुझे ब्याज के अंदर प्रिंसिपल फिर से ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरा क्या है अमाउंट निकल के आएगा। और उसने यही पूछा है अमाउंट कितना रिसीव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 10 5 बार कट जाएगा। अब देखो, या तो इनको गुणा कर लो, कोई इशू नहीं है, या फिर मेरे को एक चीज पता है कि किसी भी चीज को अगर 5 से भाग लगाना है तो उसका डबल करो और 1 के बाद में पॉइंट लगा दो। तो 6 का डबल 12, 7 का 14, 1 15, 16 और 17, 175.2 आ जाएगा ये वाली चीज। और इंटू अब 7 इजीली कर पाऊंगा मैं। और देखो एक चीज और भी है कि मैं चाहता तो इसमें डिजिटल सम भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो 9968 9986 ऑप्शन एक जैसे है वो, तो वो चीजें थोड़ी सी डिफर कर जाएंगी, इसलिए अपन यही सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36 का 6, 3 कैरी लगी, 17 7 119 और 3 जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगा। 1226.4 आ गया। इसमें अब बस मुझे 8760 जोड़ना है। भाई ये तो 0.4 तो एज इट इज रह जाएगा, 0 और 6 आ जाएगा, फिर 6 और 2 8 आ जाएगा, और 87 और 2 89 और 10 9986.4 जो है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दम वाली बात कोई नहीं थी क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन का थोड़ा देखना था। 3 नंबर पे आ जाओ। वैल्यू रखनी है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है,
तो मतलब कि 2 आ जाएगी वैल्यू। 10 45 की 1 होती है। कोट 60 10 60 का उल्टा यानी कि 1/√3 आ जाएगा। 10 30 का मतलब भी 1/√3 होता है। ये तो 1 बन गया, 1/3 आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। 4 नंबर पे आओ। क्या बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज। भाई जब भी मैं इन हाउ मेनी वेज मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिखता है मुझे, या फिर प्रोबेबिलिटी दिखता है, या फिर स्टैटिक्स दिखता है, तो सच में ऐसे सुकून मिल जाता है कि भाई ये क्वेश्चन पक्का मेरा सही होगा। बोनस के रूप में ट्रीट किया जाता है इसको। बहुत अच्छे से पढ़ा था अपन ने। वही चीज है देखो कि एक ग्रुप है 6 पीपल का, उनको एक सर्कुलर टेबल पे बिठाना है और इसने एक कंडीशन दे दी कि 2 पर्टिकुलर पर्सन है वो सिट टुगेदर, हमेशा साथ में बैठे। तो भैया जी मेरे को एक बात बता दो बस कि एक सर्कल है, उस सर्कल पे 1 2 3 4 5 और 6, ये बनाना नहीं है एग्जाम में, कुछ नहीं करना है ऐसा, बस समझने के पर्पज से कि इन 2 आदमियों को हमेशा साथ रखना है, जोड़ीदार है, ठीक है, लंगोटिया यार होंगे कोई। तो अपन को देखो क्या है कि 1 2 3 4 और एक 5 चीजों को एक सर्कल पे अरेंज करना है। n चीजों को सर्कल पे अगर अरेंज करना होता है तो उसके नंबर ऑफ वेज होते हैं n-1 का फैक्टोरियल। ये एक क्यों घटाते हैं और फैक्टोरियल क्यों आता है, हर एक चीज का रीजन डिटेल वे में बताया हुआ है। बाकी एक अगर क्विकली बताना चाहूं तो देखो ऐसा होगा कि, या फिर चलो मैं नहीं बता रहा, पूरा वीडियो देखना हो जाके, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और जिससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 फैक्टोरियल होता है, 5 चीजें अरेंज करनी थी मुझे, तो 5 - 1 का फैक्टोरियल। लेकिन ये दोनों बंदे भी तो आपस में अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। ये बोल देगा मैं लेफ्ट में राइट में बैठूं, ये इधर और इधर अरेंज कर सकते हैं, मतलब 2 बंदे 2 फैक्टोरियल वेज में अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। 4 का फैक्टोरियल होता है 24 × 2 आ जाएगा, मतलब 48 नंबर ऑफ वेज में ये बैठ सकते हैं। ये जो है ये करेक्ट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था सच में, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर पे आते हैं। लेंथ और ब्रेड जो है रेक्टेंगल की वो 2:3 में है। एरिया दे रखा है इक्वल है एरिया ऑफ रोम्बस के, जिसके साइड 20 है, ठीक है कोई बात नहीं। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज चॉइस, तो पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है कर लेंगे। देखो ऐसा है, तो मैं बताता हूं इसको कैसे करोगे कि भाई जो डायगोनल होता है अपने रोम्बस के अंदर, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो अपना रोम्बस है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक डायगोनल जैसे पूरा चॉइस है और बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, तो ये वाली दूरी 12 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। यहां पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल में या फिर इस ट्राइंगल में किसी में भी पाइथागोरस लगाना चाहूं, तो 12 के साथ में ट्रिपलेट किसका बनेगा ये बताओ। भाई जिनका दिमाग नहीं लग पाता ना, वो दूसरे ट्रिपलेट्स याद कर लो। जैसे ये तो बहुत कॉमन है कि मेरे को याद है, एक तो 6 8 10 वाला तो चलो सबको याद होगा, ये मैं अज्यूम कर सकता हूं। तो भाई 6 का डबल मेरे को 12 दिख रहा है, तो मतलब 8 का डबल ये वाला जो डायगोनल है वो पक्का 16 होगा, और 10 का डबल 20 ये साइड हो जाएगी जो कि मुझे दे रखी थी। यानी कि इतना मैं श्योर हो गया कि ये वाली साइड 16 है, मतलब डायगोनल 32 बन जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 × d1 × d2, हाँ या ना। तो क्या आ जाएगा 1/2, डायगोनल 1 है चॉइस, डायगोनल 2 है 32, ठीक है। अब ये देखो सॉल्व करेंगे, 12 आएगा, 12 × 32 आ गया। इसको गुणा मत करना, फालतू मेहनत है वो चीज। बस मुझे तो ये बताओ कि इसने क्या बोला कि जो ये चीज है, ये एरिया जो है ये रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा भाई, ये तो रेशियो दे रखा है, साइड मानूंगा तो 2x और 3x हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी 2x × 3x के बराबर आ गया, मतलब 6x के स्क्वायर के बराबर आ गया। 6 से 12 2 बार कट गया, 32 दूनी 64 बन गया, मतलब x स्क्वायर बराबर 64, यानी x बराबर 8 आ गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 मिला, यानी पहली साइड 16, दूसरी साइड 24 हो गई। पर ये नहीं पूछा, इसने बोला कि पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर क्या होता है भाई, 2 × में l+b, मतलब 16 + 24, यानी 40 दूनी 80 जो है वो पेरीमीटर हो जाएगा। फाइनल आंसर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देखो मतलब एक ये भी नहीं बोल सकता मैं कि मतलब मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि इजीली सारी चीजें गोइंग थी मतलब, बस लेकिन ये दिमाग लगाना है कि मैं दूसरे वाला डायगोनल यूज करके कैसे एरिया निकालूंगा, तो थोड़ा सा ये चीजें प्रैक्टिस से बन जाएंगी। 6 नंबर पे आज एक 200 मीटर की रेस है, रेस वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। ए जो है वो 20 मीटर की स्टार्ट देता है बी को, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, ये 200 मीटर की रेस है, तो ए अगर पूरा भागता है, जो बंदा स्टार्ट देता है मतलब वो पूरा भागता है, यानी ए पूरा 200 जाता है, लेकिन बी वाला बंदा 20 मीटर कम, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि बी वाला बंदा 20 मीटर आगे खड़ा होकर दौड़ना शुरू करेगा, ये इधर जा रहे हैं, और ए वाला यहां से स्टार्ट करेगा। या फिर मैं बोलूं तो ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कि ए और बी का रेशियो लिखे तो ए पूरा 200 जाएगा और बी वाला बंदा 180 जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
ए जो है वो सी को 40 मीटर की स्टार्ट दे रखा है, मतलब यहां से 20 तो फिर 20 और, या फिर पूरा 40 बोल दो, यहां से सी वाला बंदा स्टार्ट करेगा, सबसे लेजी बंदा है, ठीक है। तो मतलब जो अगर ये 200 ये 180 जा रहा है तो सी वाला फिर 160 जाएगा ऑटोमेटिकली, 200 में से 40 कम हो जाएगा। अगर मैं इनका रेशियो लेऊं तो 20 से कट रहे हैं 10 बार, 9 बार और 8 बार। ये बोल रहा है 180 मीटर की रेस में बी जो है वो सी को कितनी स्टार्ट दे सकता है। 180 मीटर की रेस है, अब देखो बी स्टार्ट देगा मतलब बी पूरा भागेगा, यानी बी पूरा 9 भागेगा, और स्टार्ट कितनी देगा भाई, एक की स्टार्ट दे रहा है ना देखो अपने लिए। एक काम ये भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 निकाल के इसको 20 से गुणा करो, इसको 20 से गुणा करो, ये 180 160 आएगा, मतलब 20 मीटर की स्टार्ट देगा। पर जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्टली देख लूंगा ना कि एक की स्टार्ट दे रहा है, आ जाएगा। देखो यूज क्या हुआ, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी, हर बार वही यूज होना है, 20 आंसर आ जाएगा, ये सही है। 7 नंबर पे एलसीएम बताना है भाई। जैसे देखो ए अपॉन बी सी अपॉन डी दे रखा है, इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या होता है, ए और सी का एलसीएम निकालो और बी और डी का एचसीएफ निकालो, बस इतना ही है। और अगर एचसीएफ पूछता तो इनका एचसीएफ इनका एलसीएम, जो पूछेगा वो ऊपर करना है और बची हुई चीज नीचे। भाई ये चीजें क्या लिखी है, 12/100, 18/100 और 45/100। मतलब मेरे को क्या करना है, इनका तो एलसीएम लेना है और इनका एचसीएफ लेना है। 100 का एचसीएफ तो 100 ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 18 और 45 का 90 बनेगा। देखना तरीका देखना, ये मतलब ये तो कभी नहीं करना कि 12 लिख रहे हो 18, ये सब। 18 और 45 का एलसीएम बना 90। अब 90 के लिए 12 में देखूंगा कि पूरा आ रहा है क्या, भाई 12 होता है 4 गुना 3, 3 इसमें आ रहा है, इसमें 4 का 1 2 आ रहा है, 1 2 की कमी रह रही है, मतलब 180 आ जाएगा। ठीक है, डबल कर दिया वो मैंने, यानी 1.8 जो है वो इसका आ जाएगा एलसीएम, ये करेक्ट आंसर है। चलो भाई 8 नंबर पे, ए और बी दो पाइपें हैं, साथ में काम करते हैं तो 24 मिनट में एम्प्टी कर सकते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 24 मिनट। रेशियो इनकी कैपेसिटी का बोल दो या फिर एफिशिएंसी बोल दो, बात एक ही है, यानी ये 2 ये 3, तो टोटल 24 मिनट में काम कर रहे थे 5 एफिशिएंसी से, मतलब 120 पूरा काम, यानी 120 पूरा टंकी का पानी है जिसको ये खाली कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ए वाली पाइप कितना टाइम ज्यादा ले लेगी बी से टू फिल द टैंक। फिल, ये क्या है, अच्छा फिल ही था, सॉरी, कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब मुझे 120 काम करवाना है, एक बार 2 की एफिशिएंसी से, एक बार 3 की एफिशिएंसी से, 40 मिनट। इन दोनों का अंतर पूछा था, अंतर मतलब 20 मिनट हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, ठीक है, आराम से हर कोई सोल्व कर पाएगा। बस थोड़ा सा अपन को क्या है कि स्किपिंग पे ध्यान देना है, मतलब कि प्रेशर में नहीं आना है, बाकी तो मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं आने वाला है। देखो क्या बोल रहा है, सीमा एक काइट फ्लाई करती है 16 मीटर का। तो भाई ये जैसे ऐसे काइट फ्लो करते हो आप, ठीक है, फ्लाई करते हो, ये 16 मीटर की स्ट्रिंग है, इस पे इंक्लिनेशन 60 डिग्री यहां से बनेगा। इसने पूछा है जमीन से इसकी हाइट कितनी है। भाई जब भी ये 60 डिग्री है तो, और मेरे को देखो परपेंडिकुलर निकालनी है, हाइपोटेनस दे रखी है, तो डायरेक्टली आप क्या करना है, इसका आधा करना और उसके आगे √3 लगा देना। ये अपन जब ट्राइंगल्स देखते हैं, समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाले के, तो पता होता है। जो नहीं कर पाते हैं वो लिख देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालनी है और हाइपोटेनस मुझे दे रखी है, ये होता है √3/2। बात वही है, ये 8 बार कटेगा, P इज इक्वल टू 8√3 आ जाएगा, आंसर वही आना है, कोई बड़ी बात, ठीक है भाई। चले 10 नंबर पे, इसमें क्या बता रहे हैं कि इलेक्शन है, उसमें 3 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया कि 10% वोट्स इनवैलिड है। मतलब अपन ऐसा कर लेते हैं कि 100 वोट्स हैं, उनमें से 10% इनवैलिड है, मतलब कि 90% वोट्स जो है वो वैलिड होंगे। अब इनको एबीसी में बाइफरकेट करते हैं, कैसे करेंगे, देखो क्या बोल रखा है कि वैलिड वोट्स का ए को 40% मिला है, तो 90 थे अपने वैलिड वोट्स, इसका 40% मतलब कि इसको मिले हैं 36 वोट, ठीक है। फिर बी को 25% मिले हैं, तो इसका 25% मतलब 1/4 करेंगे, 1/4 इन द सेंस ये निकल के आएगा 22.5, ठीक है। फिर सी को कितने मिले हैं, रिमेनिंग वोट्स मिले हैं, भाई इनको जोड़ लो, ये 58.5 आ गए, और 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31.5 वोट्स जो हैं वो सी वाले बंदे के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि इलेक्शन के बाद में ये इट वाज फाउंड दैट 20% ऑफ द वोट्स जो हैं वो ए वाले जो बंदे के थे वो इनवैलिड काउंट हो गए थे मिस्टेक से। और इसने देखो आगे एक बात और बोली है कि ये जो वोट्स हैं सी के फिर सेम रहते हैं, मतलब वो वोट्स बी को जाएंगे, ठीक है। तो इस 36 का अपन निकालेंगे 20%, मतलब कि 1/5 करेंगे, यानी इसका डबल कर दो और एक के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 7.2 वोट्स इसके इनवैलिड हो गए 36 में से, यानी बचे किसके, इसके पास में एक्चुअल वोट 28.8 वोट बचेंगे, ये इसके पास जुड़ जाएंगे, ठीक है। और सी के वोट सेम रह गए, मतलब 31.5 ही रहेंगे।
अब आगे चलते हैं। इसने क्या पूछा है कि सी ने ए को डिफीट किया है 1728 वोट से, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी लगाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछ रहे हैं, मतलब अपन को बी का निकालने का कोई सेंस नहीं है, वो टाइम वेस्टेज है फालतू का। तो कैसे करेंगे कि भाई 1728 वोट से जीता है सी वाला बंदा ए से, तो इन दोनों का अंतर देख लो, इनका अंतर है 2.7 का, मतलब वैल्यू बटा किसकी। अब चाहिए किसकी, पूरे वोट्स पोल्ड चाहिए, वो वैलिड इनवैलिड कुछ भी पूछ सकता था, अपन 100 की वैल्यू निकाल देंगे। एक पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा, 9 से कटेंगे 3 बार, 9 से कटेगा 1 बार, और फिर आ जाएगा, फिर 9 बार जाएगा और फिर 2 बार। तो ये देख लेंगे इससे 3 बार कितनी बार कटेगा, 6 और 4, मतलब 64,064 के आगे 3 0, जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि देखो क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मतलब टाइम वेस्टेज करवाए, और वैसे तो मतलब ये है कि इलेक्शन के क्वेश्चन अपन मार्क रिव्यू करके चलते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में अपन उनको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि टाइम वेस्टेज ना करे, पर इजी डेटा था तो सिंप्लीफाई हो गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर पे। मीन दे रखा है एक डेटा सेट का 30, मीडियन दे रखा है, एम्पेरिकल रिलेशन यूज करना है और अपन को मोड बताना है। एम्पेरिकल रिलेशन याद करवाया था कैसे कि भाई मदन आपका फ्रेंड बनवाया था मैंने, तो मदन से क्या था कि 1 MD यानी 1 मोड और प्लस में 2 MN मतलब 2 मीन और इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो यहां से देखो वैल्यू रखती है, तो भाई मोड मेरे को निकालना है, तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 का 3 गुना 84, 2 मीन यानी 60 उधर जाके घट जाएगा, 24 आ जाएगा आंसर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 12 आज वाले पेपर में भी मेरे को पता है बहुत से बच्चे 48 50 कोई सिली ना करेंगे तो पक्का 50 स्कोर करेंगे, सिली वाले बंदे बहुत मिलते हैं। और वो सिली का मतलब रीजन भी पता है क्या रहता है कि एक तो कैलकुलेटिव मिस्टेक कर देते हैं, भागते हैं थोड़ा सा, थोड़ा अगर स्लो करने की कोशिश करोगे ना, मतलब स्लो ऐसा भी नहीं है कि स्पीड धीरे करनी है, पर मतलब ध्यान से करना है, ठीक है, ताकि सिली मिस्टेक ना हो। मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मोड दे रखा है, कर्ल्स पियर्सन पूछा है। कर्ल्स पियर्सन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मीन और माइनस में मोड और बटे आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन अपना 50 है, मोड 44 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो 0.6 फाइनल आंसर आएगा। अब बताओ कितने छोटे छोटे और कितने आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। 13 नंबर, 4720 को अपन को ABC में डिवाइड करना है इस प्रकार से कि उनको इस रेशियो में पैसा मिले, फिर डिफरेंस पूछ रहा है भाई 1/5, 1/6 और 1/8, लेकिन इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे ज्यादा इजी बनाने के लिए। इनका एलसीएम 120 है, उससे गुणा कर दो, ये आ जाएगा 24, ये 20 और ये 15। तो देखो 20 40 50 59 59 की वैल्यू है, ये अपन को निकालनी है। ए और सी का डिफरेंस मतलब कि 9 की वैल्यू बतानी है अपन को। ये इससे 8 बार कट रहा है। देखो मेरे को नहीं आती 59 के टेबल, आती होगी तो भी समझा रहा हूं एक चीज कि मुझे नहीं पता ये कितनी बार कटेगा, पर एक पक्का बात बता सकता हूं कि एग्जैक्ट आंसर आएगा, मतलब पक्का कट रहा होगा। यानी मैं यूनिट डिजिट देख पाया कि 9 को 8 से गुणा करने पे 72 के लिए 2 मिल सकता है मेरे को, तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी 8 लिख दिया। अब 9 8 72 आ जाएगा, एक 0 लगेगी, 720 फाइनल आंसर आएगा, जो ये ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, समझे होंगे। 14 नंबर पे चलो, 2 सर्कल है, इक्वल रेडियस के इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, यानी कि अगर एक सर्कल ऐसा है तो दूसरा सर्कल ऐसा बनेगा, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। क्या बताया है इसने आगे कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 12, मतलब ये 12 होगी ऑब्वियसली। तो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, मतलब ये दूरी बतानी है। अरे अगर ये 12 होती है तो ये 6 होती है, ये रेडियस है। देखो एक तरीके से देखना आप कि पूरी जैसे ये 12 थी तो ये इतनी दूरी 6 बन गई, और रेडियस तो अभी भी 12 ही रहेगी ना। मेरे को तो ये निकालना है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो 144 में से 36 जाएगा, 108 आ जाएगा, यानी 108 का रूट ले देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, पर मेरे को पूरी निकालनी है तो उसका दुगुना कर दूंगा। तो 108 का रूट अपन कैसे करेंगे भाई, 9 गुणा 12 होता है, तो 9 का रूट तो बाहर 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, 9 का तो 3 बार आ गया, 12 को लिखेंगे 4 गुणा 3, तो फिर से 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 अंदर आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 रूट 3 आंसर आ जाएगा, जो ये ऑप्शन है वो सही है। ठीक है भाई, 15 नंबर पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बताना है इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है। तो देखो भाई, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो हाँ हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। कैसे होता है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, मैं -1 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 0 लिखता हूँ, ये सारे जैसे एक इंटीजर्स हैं, तो ये रैशनल है क्योंकि इनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी कि ये तो सारी बातें सही हैं। 0 इज अ होल नंबर, हाँ 0 होल नंबर होता है। देखो नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3,
होल नंबर 0 से फिर स्टार्ट हो जाते हैं। एक इंटीजर है और एक रैशनल नंबर भी है। हाँ, ये इंटीजर भी है, अभी बताया था, रैशनल भी है क्योंकि 0,0/1 लिख सकता हूं, ये भी बात सही है। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो एग्जांपल पटक लिया करो इसमें कोई भी। नॉन जीरो रैशनल नंबर मतलब 1 है, एंड एन इरेशनल नंबर यानी √2 है, इज ऑलवेज इरेशनल। हाँ बिल्कुल सही बात है, होगा, हमेशा ही होगा, ये भी सही है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि देखो √2 और √2 दोनों इरेशनल है, गुणा करूंगा तो 2 बन जाएगा जो कि इरेशनल नहीं है, यानी ये बात गलत प्रूव होगी। मतलब जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन ही है। बढ़िया क्वेश्चन था सच में ये वाला। तो 16 नंबर पे आओ। एक वेसल है, उसमें 120 लीटर का मिल्क है, लिख दिया मैंने। इस वेसल में से 12 लीटर मिल्क निकाला गया और पानी से रिप्लेस कर दिया गया। फिर 15 लीटर मिल्क निकाला गया, फिर पानी से, फिर 20 लीटर मिल्क, फिर पानी से। ठीक है, 3 बार प्रोसेस किया है। बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी बची है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखो अगर ये पानी पे जा रहा होता तो प्रोसेस दूसरी होती, पर अभी मिल्क की ही बात करें तो देखो 12 लीटर मिल्क निकाला 120 में से, मतलब 108 मिल्क तो बचा होगा 120 में से। ठीक है, और फिर 15 निकाला तो 105 बचा होगा 120 में से, फिर 20 निकाला मतलब 100 बचा होगा 120 में से। और मिल्क की बात कर रहे हैं तो ये सॉल्व करो, आंसर आएगा बस आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 120 से 120 गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो गए, 12 से 9 बार कट गया, फिर 3 से 3 बार कट गया, 3 से 4 बार कट गया। 105 का 3 गुणा 315, 4 का भाग लगाना है। यह आ जाएगा 8 चौके 32 तो नहीं जा पाएगा, 7 चौके 28 जाएगा, फिर 35 के लिए 78 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। सच में मतलब बहुत इजी पेपर है आज का, तो एक्सट्रीम इतना इजी तो नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, बढ़िया है। अभी स्टार्टिंग करी आपने अपनी तैयारी की, अभी से इजी पेपर के साथ में धीरे धीरे फ्लो बना लोगे तो फिर आगे जाके अपने आप चीजों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, देखो क्या बता रहा है। एक ग्रोसर है, वो सेल करता है इतने इतने 5 कॉन्सेक्यूटिव डे में। वो बोल रहा है कि सेल उसकी 6th डे पे कितनी होनी चाहिए ताकि एवरेज उसका इतना बन जाए। एवरेज इतना बनाना है तो इस क्वेश्चन को, ये तो एक तो बेसिक मेथड है कि इन सबको ऐड करो और 6900 को 6 से गुणा करके और इनको घटा दो और आंसर आ जाएगा। पर उससे भी ज्यादा बेटर मेथड पता है क्या रहेगा, कि आप इनका अंतर देखो कि जैसे 5 दिन का उसका लगातार दे रखा था, 6ठे दिन का अपन से पूछ रहे हैं, 6900 उनका एवरेज निकल के आ रहा है। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर मैं इनका देखो एक बार डिफरेंस देखता हूँ, 6435 इससे कितना कम है भाई, ये कम है इससे 465। ठीक है, 6925 25 ज्यादा है, ये 100 कम है, ये वाला 200 ज्यादा है और ये वाला 350 ज्यादा है। तो अगर अपन एक फाइनल डिफरेंस निकालें तो देखो भाई इन दोनों का मतलब प्लस का 100 हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा 450, ये जुड़ेगा 475 आ गया प्लस का, और माइनस का है 465, मतलब टोटल +10 का अंतर आ रहा है। तो जो छठा दिन होगा उस दिन 6900 से वैल्यू 10 कम रही होगी पक्का। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे डेटा मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो मेरे को फाइनल एवरेज से घटाना है, वरना जोड़ना पड़ जाता। तो अगर मैं इसमें से 10 घटाऊंगा मतलब 6890 जो है वो छठे दिन का मिला होगा, वही मेरे से पूछा है 6 डे की सेल क्या होगी, ये आंसर आ जाएगा। बाकी बेसिक मेथड तो है ही है वो जो अपना है। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर पे। अमन ने एक आर्टिकल खरीदा 1560 रुपए का, उसको इतने घाटे पे बेचा, फिर इस अमाउंट से उसने एक और आर्टिकल खरीदा, फिर उसको 40% के फायदे में बेचा, ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो गया। ठीक है, देखो एक चीज, बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को एकदम मतलब इस तरीके से किया होगा कि सबने मतलब ये सॉल्व किया होगा कि भाई 1560 रुपए की चीज है, पहले उस पर अपन 25% का लॉस करवा देते हैं, मतलब 3/4 से इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा से मतलब वो अब फिर वो उसने क्या बोला, वो सीपी बन गई, फिर इस पे दोबारा से आप 40% का फायदा मतलब 140/100 कराओगे, फिर आप इन दोनों को घटा के ओवरऑल देखोगे कितना फायदा कितना नुकसान हुआ है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, है सही मेथड है ये, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी देगा और आंसर निकल जाएगा। पर ज्यादा बेटर ये नहीं रहता क्या कि आप इस चीज को इग्नोर करते, आप सिर्फ और सिर्फ इस लॉस और फायदे से आंसर नहीं निकाल सकते क्या, क्योंकि इस पैसे का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। मैं बताता हूँ कैसे। भाई 25% के घाटे पे कोई चीज बेची, मतलब कि 4 की कोई चीज थी वो 3 रुपए में बेची, फिर उसने क्या किया कि वो सेम आर्टिकल को 40% के फायदे पे बेचा, मतलब कि 4 की 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, मतलब 5 की चीज थी उसे 7 में बेचा, इस बार फायदा हुआ है। तो कोई चीज 28 रुपए की थी उसे आपने नहीं 20 रुपए की थी उसे आपने 21 रुपए में बेचा। तो कायदे से दिख रहा है ना कि मेरे को 1 का फायदा हो रहा है 20 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे मतलब 5% का फायदा हो रहा है। तो क्या मुझे इन सब की नीड है क्या? बिल्कुल नहीं है नीड, डायरेक्टली आंसर देगी ये वाली चीज 5 आएगा। और आप 1560 की जगह कोई भी वैल्यू रख के देख लेना,
हर बार आंसर यही रहेगा। 19 नंबर पे आ जाओ। इन दोनों को गुणा करना है, फिर इससे भाग लगाना है। देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो और 86 का दुगना ही दे रखा है यहाँ पे, 7.5 का दुगना करूंगा तो 15 आ जाएगा। फिर अब इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे प्लस में। भाई 7 से इसमें भाग लगा दो, 7 8 56, 7 5 35, और 35/2 करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। 15 और 8 23.5 में से 17.5 जाएगा, 6 आंसर आएगा, ये ऑप्शन सही है। 20 नंबर पे x + 3y + 2 ही है क्या ये? हाँ ठीक है, 8 है तो मतलब 2 ही है, = 0 दे रखा है। ये वैल्यू पूछा है अपन से। दो तरीके हैं करने के। एक तो कल ही बताया था, कल ही के ओलिव बोर्ड वाले मॉक के अंदर एक क्वेश्चन था, फिर बता देता हूं कि अगर ऐसा होता है कि x + y + z = 0 होता है तो x³ + y³ + z³ = 3xyz बन जाता है। ठीक है, ये छोटी सी कंडीशन है, क्योंकि जो x³ + y³ + z³ - 3xyz का फॉर्मूला जो होता है उसमें सामने की टर्म में x + y + z आता है। अगर वही 0 हो जाएगा तो फिर पूरी ये कंडीशन बन जाती है। देखो भाई यही दे रखा है = 0, तो ये वाली जो इतनी चीज है ना, ये क्या बन जाएगी? ये 3abc बन जाएगी। मतलब 3 × में a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 2। और देखो 3 × 9 = 18xy, फिर 18xy से ही घटाना है, मतलब ये इसको पूरा काट के 0 आंसर दे देगा। लेकिन एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का। ऐसा कर सकते हो कि x + 3y = -2 होता है, दोनों तरफ क्यूब कर दो, ये वाली टर्म बन जाएगी। ये आप करके देखना, आपके लिए होमवर्क एक तरीके से। 21 नंबर पे आ जाओ। एक सर्कल है, वो एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, बना देते हैं। ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ये ABC ट्रायंगल है अपना, यहाँ पे P पे टच कर रहा है, फिर ये Q और R पे टच कर रहा है। AR की वैल्यू 10 है और RC की वैल्यू 12 है, AB पूरे की वैल्यू 24 है। तो पेरीमीटर बताना है। अरे वाह भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगर ये 10 है तो ये वाली साइड भी क्या इसकी नीड पड़ेगी? पड़ेगी 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 पड़ेगी। देखो एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूं चलो, कि भाई एक ट्रायंगल है, उसमें एक सर्कल है, तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है ना, वो हमेशा बराबर होती है किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के लिए। तो एक तरीके से सर्कल के लिए इस पॉइंट से ये टेंजेंट डाली हुई है, यानी अगर ये x है तो ये x होगी, ऐसे ये टेंजेंट है तो ये y, ये z, ये z। तो देखो अगर ये 10 है तो ये 10 होगा, फिर ये 12 है तो ये 12 होगी। अब देखो पूरी चॉइस थी, उसमें से 10 निकल गई, यानी ये 14 बच गई। अब ये 14 तो ये 14। अब पेरीमीटर निकाल लो, 10 और 14 24, 24 और 12 बन गया 36, और 36 का दुगना कर दो 72, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। या फिर आप इन सबको जोड़ भी सकते थे, वो आपकी इच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर 72 आएगा, ये सही है। 22 नंबर पे आओ। एक ट्रेन है, वो एक पोल को 24 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ठीक है, ब्रिज की लेंथ इतनी है, उसको इतनी देर में स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, तो कैसा करोगे? ट्रेन की लेंथ को t मान लो, ये t दूरी 24 सेकंड में पार करी, क्योंकि पोल की कोई दूरी नहीं लेते हैं अपन कभी भी। ठीक है, फिर इसी ट्रेन ने एक ब्रिज को पार किया, तो ब्रिज की दूरी जुड़ेगी इसमें 360, और 36 सेकंड में किया। भाई ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि स्पीड तो सेम ही चल रही होगी उस ट्रेन की। ठीक है, तो अब इनको काट लो, 12 से 2 बार, 12 से 3 बार, 3t - 2t, मतलब t = 720 आ गया। मतलब ट्रेन की जो दूरी है वो 720 है। ट्रेन 720 मीटर लंबी है, और 720 मीटर की दूरी वो ट्रेन 24 सेकंड में पार करती है। मतलब 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही होगी। जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था सच में। 23 नंबर में क्या बता रहा है? एट व्हाट रेट पर एनम विल, ये क्वेश्चन मार्क, यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया जी, एक सेकंड दीजिएगा बस। कितने नंबर का? 23 नंबर का क्वेश्चन है ना ये। हाँ भाई, ये 33,000 ही है, और ये वैल्यू 31,680 है। ठीक है, ये मतलब वो रुपए का साइन था, वो चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं। 2 साल के अंदर कंपाउंडेड है, तो रेट पूछ रहे हैं बस अपन से। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, कि प्रिंसिपल इनटू में 1 + रेट अपॉन 100 की पावर अपन टाइम करते हैं, वो CI के बराबर होता है। ठीक है, एक्चुअली में CI के बराबर नहीं बोल सकते, अमाउंट के बराबर होती है ये चीज। इसमें से अगर अपन प्रिंसिपल घटाते हैं, फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। छोड़ो उस चीज को, बस मैं ये बता रहा हूं कि देखो 33,000 रुपए मेरा बस प्रिंसिपल था। ठीक है, उसमें 1 + रेट अपॉन 100 करना है, क्योंकि रेट मुझे निकालनी है। टाइम 2 साल दे रखा है, बराबर में अमाउंट आता है, तो अमाउंट के लिए इन दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 0, 8, 6 और 4 और 6, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के अंदर।
अब ये वाली चीज को मैं नीचे ले आता हूँ, 0 से 0 कट जाएगा, तो ऐसा होगा 6468 अपॉन में 3300। इसको कुछ काट काट के ऐसा बनाना पड़ेगा कि स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन काटेंगे इनको, ये किससे कट रहे हैं भाई, ये कट रहे हैं 4 से, तो 4 से काट दो भाई इनको, 16 बार कट गया, फिर 4 एकम 4 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा। ये 4 से कटेगा 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 825 आ गया। अब 8 और 5 13 और 2 15, 7 और 6 13 और 2 15। अब मतलब 3 से काट दो इनको, 3 पंजे 15, 11 के लिए 3 3 9 और 27 के लिए 9 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 3 21 और 3 पंजे 15, 7 और 5 12 और 2 14। अभी भी कट रहे होंगे किसी ना किसी चीज से। तो अब ये देखो 5 से नहीं कट रहे, 7 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 11 से, हाँ 11 से कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो 9 और 5 14 में से 3 गया तो 11 आ रहा है, कटेगा। 5 और 2 7 में से 7 जा रहा है, कटेगा पक्का, तो 11 से काटेंगे अपन इनको। भाई ऐसा करो, देखो 11 से काटो, 11 चौके 44, 11 नेम 99, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, तो आ गया ना 49/25। क्या होता है 49/25 का मैं रूट ले लूंगा तो 7/5 आ जाएगा, ये 1 + r/100 के बराबर होगा। ये घटेगा तो 2/5 आ जाएगा r/100 के बराबर, यानी कि 40% जो है वो रेट आ जाएगी। सच में भाई बढ़िया क्वेश्चन था कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि ये काटने में थोड़ा सा मतलब बच्चे क्या है, मतलब डर जाएंगे, ये ढूंढ नहीं पाएंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी परफेक्ट कर लो अपनी। 24 नंबर पे आओ, 5 क्यूब को ज्वाइन किया जाता है एज टू एज, 3 सेंटीमीटर उनकी एज दे रखी है, एंड टू एंड उनको ज्वाइन किया है। तो मतलब कि जो अब देखो किस तरीके से ज्वाइन होंगे ये, भाई यहां एक क्यूब है तो अगला क्यूब यहां बनेगा इस तरीके से, समझना इस चीज को। तो देखो मतलब अगला फिर आगे आते जाएगा, तो जो हाइट है वो अभी भी 3 ही रहेगी, जो ब्रेड्थ है वो अभी भी 3 ही रहेगी, बस लेंथ बदल जाएगी, 1 की 3 थी तो 5 की 15 बन जाएगी लेंथ। समझ रहे हो इस चीज को। अब क्या बच गया इस क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, क्यूबिड बन जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अभी एक तो क्यूबिड का फॉर्मूला होता है 2 × में LB + BH और प्लस में HL। अगर ये तो TSA का फॉर्मूला है, सिर्फ CSA निकालना होता तो मैं क्या करता बता दो, फॉर्मूला 2H × L + B करते, और वॉल्यूम तो सबसे इजी होती है LBH, लेकिन बॉडी डायगोनल जो होता है वो सबसे सही चीज है याद रखने वाली, √में L² + B² + H² होता है। ये भूल जाते हैं अक्सर बच्चे, इसको ध्यान रखना। वैल्यू रखो, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, 3 3 9 आ जाएगा, फिर 3 15 को करेंगे 45 आएगा, फिर 15 और 3 को करेंगे 45, तो 90 और 9 99 का दुगना 198 आ जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो इस क्वेश्चन हो गया खत्म। एक लास्ट बचा है, देख लो भाई। एक शॉपकीपर है, वो गुड्स को सेल करता है 20% का डिस्काउंट देके, फिर भी 30% कमाता है। फिर उसने क्या बोला कि अगर वो गुड को 15% का डिस्काउंट देके बेचे तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। भाई इस क्वेश्चन में तो मानना ही पड़ेगा इसको। देखो अब जैसे पहला किया था डायरेक्टली वैसे नहीं कर पाओगे, मानना पड़ेगा। तो एक ऐसी वैल्यू मानो जो कटे, सबसे कटे। तो देखो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 30% का फायदा, मतलब 130 आएगा, मतलब मैं 1300 मानूंगा। 1300 में 20 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो मैंने 1300 मानी इस आइटम की मार्क प्राइस। अब इस मार्क प्राइस पे मैं डिस्काउंट दूंगा 20% का, मतलब ये चीज को मैं गुणा 80/100 में बेचूंगा, तो 13×8 होता है 104, मतलब 1040 इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, आगे चलो। फिर भी वो 30% का फायदा कमाता है, मतलब कि 130/100 आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 13 चौके 52 होता है, 13 एकम 13, 1352 आ गए, यानी कि ये CP आ गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोल रहा है कि वो गुड को 15% का डिस्काउंट देके बेचता है, मतलब 1300 की चीज को मैं 85/100 में बेचता हूं। तो 13 पंजे 65, 13×8 होता है 104 में 6 जुड़ेगा 110, मतलब अब मैं चीज को इतने में बेच रहा हूं। ये CP है, ये SP है। ये बोल रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब 30% का प्रॉफिट कमा रहा था, SP पे कमा रहा था ना, तो ऊपर 100 नीचे एक आएगा। अरे ठीक है कोई बात नहीं, अभी सही कर देंगे इसको। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्या होगा कि 1040 की चीज थी, इसको इंटू 100 और बटे में 30% फायदा कमा रहा था। जब भी SP होती है तो ऊपर 100 आता है, CP के अंदर नीचे 100 आता है, इतना बताया भाई ये वाली चीज। तो 0 से 0 कट गया, 13 से 8 बार कटेगा, CP 800 आ गई। अब ठीक है, तो 800 की चीज को 1105 में बेच रहा है, यानी कि 305 रुपए कमा रहा है। कितने पे, 800 पे, परसेंटेज के लिए 100।
भाई 8 से कट जाएगा, 8 से कटेगा 3 बार, 8 3 24, 65 आ गया, यानी 8 8 64, 38.13 ये आ जाएगा। और 38.13 तो नहीं आएगा, 38 पॉइंट शायद 125 कुछ आएगा, देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन यही एक मैच कर रहा है। ठीक है भाई, बढ़िया पेपर था सच में, सारे क्वेश्चन इजीली होने लायक थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो सच में स्किप करने लायक हो। जिसने मतलब 48 या फिर 46 प्लस भी बोल सकते हैं जिसने स्कोर किया, उसका मतलब सच में अच्छा डिसेंट स्कोर है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, सिली मिस्टेक्स नहीं करो, कॉपी में लिखा करो चीजें। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।